बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। अब समरी जो है वो GHQ से वज़ारत दिफ़ा को भेज दी गई है और कल तक हालांकि वज़ीर इत्तलात की जानिब से भी ट्वीट किया गया कि अब तक समरी नहीं आई है, लेकिन उसके बाद DG ISPR की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी, जो कि 6 नामों पर मुश्तमिल है, वो वज़ारत दिफ़ा को भेज दी गई है। और अब ऐसा लगता है कि शायद आर्मी चीफ की तैनाती की जो एक गुत्थी सी बन गई थी, जो सुलझने नहीं जा रही थी, अब लगता है कि शायद वो सुलझने के करीब पहुंच गई है और जल्द ही आर्मी चीफ का नाम जो है वो फाइनलाइज कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको बताएं कि आज GHQ रावलपिंडी में एक तकरीब हुई जो कि शोधा के लिए एक यादगार तकरीब थी। इस पुरवकार तकरीब में जो है शोधा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। आपको बताते चलें कि ये तकरीब दरअसल 6 सितंबर को होनी थी, लेकिन मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से ये तकरीब जो है वो मौखर कर दी गई थी। और जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के रुखसत का वक्त आया और तमाम जो इख्तितामी तकरीब हैं, अलविदाई तकरीबात हैं, वो हो रही थी, तो उस पर कमर जावेद बाजवा साहब का ये कहना था कि जब तक ये शोधा के लिए तकरीब नहीं होती बनी बाकी तकरीबात के साथ साथ उस वक्त तक और कोई तकरीब करने की ज़रूरत नहीं। यही वजह है कि आज इस ख़ास तकरीब का इनेकाद किया गया, जो कि तमाम चैनल से दिखाई भी गई। और आपको ये भी बताते चलें कि इस तकरीब में माफ़ कीजिएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी खिताब किया और उनका ये कहना था कि फ़ौज किसी भी सूरत सियासत में अमल दखल नहीं रखेगी, ना पहले रखा है और ना अब फ़ौज जो है वो सियासत में अपना कोई किरदार अदा करेगी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इसके अलावा जो है वो देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है उस की का नज़्म-ए-ऐन क्या है, यानी क्या वो लॉन्ग मार्च आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से प्रेशर करने की एक टैक्टिक है या उस लॉन्ग मार्च से इलेक्शन की तारीख हासिल करनी है। इसके अलावा हुकूमत के पास भी मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और तोशाखाना केस के हवाले से क्या इमरान खान पर भी केसेस बनाए जाएंगे या फिर थोड़ी सी ढील दी जाएगी। दूसरी जानिब ये भी देखना होगा कि इस लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पे आज वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से तमाम सूबों को एक ख़त इरसाल कर दिया गया है, जिसमें इस बात से मुतनब्बे किया गया है कि चूँकि पहले भी वज़ीराबाद में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स की जान भी चली गई, लिहाजा अब सूबों को सिक्योरिटी जो है उसके लिए ख़ास तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है किसी भी ऐसे नाखुशगवार वाक़े के लिए। और साथ साथ उस ख़त में यह भी कहा गया है कि अलकायदा, जो कि कुछ अरसे से गैर फ़ाल है, लेकिन अलकायदा जो है वो इस वक्त फ़ाल होके और कोई ना कोई नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकती है, इसलिए सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखने के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से तमाम सूबों को यह ख़त इरसाल कर दिया गया है। नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं अमीन भट्ट साहब, जो कि रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। उनको हम बल्कि इसके साथ साथ साबिक़ मेयर भी हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अमीन भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक जी, हैं? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। अमीन भट्ट साहब, मुल्की सियासी सूरत हाल आपके सामने है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, क्या समझते हैं, क्या जो एक अहम तैनाती है, क्या अब ये तैनाती बखैर खूबी खुश उसलूबी के साथ सरअंजाम पा जाएगी या अब भी इसमें कुछ रुकावटें मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जब से ही इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में मुसल्लत हुआ ना, उस वक्त से पाकिस्तान में मुख्तारी हुई है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, ताजरों का बेड़ा गर्क हो गया है। यानी कोई भी ऐसी चीज हम नहीं कह सकते जिसको डैमेज उसने नहीं किया। देखो, ये फौज की तैनाती है, कभी भी इस तरह का मसला नहीं बना जिस तरह का इमरान खान ने खड़ा किया हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब आर्मी चीफ की तैनाती होनी होती थी तो कोई पिंडी के ऊपर चढ़ाई करते। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान के मुल्क में बुजुर्गों की दुआएं हैं, इंशाल्लाह इसको कोई डैमेज नहीं कर सकता। तो मुझे उम्मीद है कि तैनाती भी, जो आपको पता है, कई चैनलों ने ये कह दिया है कि 6 आर्मी चीफ के लिए नाम आ गए हैं। तो इंशाल्लाह जो नाम भी आए हैं उनमें से एक जो सीनियर होगा उसको तैनात कर दिया जाएगा।
अगर ठीक। इमरान खान जो भी उनका मकसद है तो उसमें वो इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे। वो इसलिए कामयाब नहीं होंगे क्योंकि जितनी जब से ही उसको इक़्तिदार से उतारा है तो उसने कोशिश किया कि मुल्क तरक्की ना करे। तो जब वो गवर्नमेंट में भी था उस वक्त भी उसका यही ज़हन था कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। उसका जो एजेंडा है ना वो मुल्क दुश्मन एजेंडा है। मुल्क दुश्मन से ये मैं मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि जब से ये बंदा मुसल्लत हुआ है तो पाकिस्तान में मुसलतारी हुई है और हर चीज तबाह हो गई है। तो बाकी आप देख लें जैसे कोई तुक नहीं बनता कि उधर तैनाती का वक्त है, इधर ये 26 तारीख को कहता है मैंने धरना देना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। इसका सर कोई तैनाती के मतलब वक्त नहीं के है। जैसे जैसे करीब आता जा रहा है और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि आपकी हुकूमत ने एक तरफ जो है वो घड़ी वाला जो मसला है और वो मुतनाज़ शख्सियत जिसको कि दिखाया गया कि जी घड़ी उसके पास है और तमाम चीज़ें, जबकि उस पर केसेस भी रहे। साथ साथ उसके बाद जब तस्नीम हैदर को लॉन्च किया गया उनके हवाले से कहा जाता है जी वो फिर एक जवाबी कार्रवाई थी। और उसके बाद ये जो एक ख़ास वेबसाइट से कुछ चीज़ें लीक की गई जिसके हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला का ये भी कहना है कि जी हम इसकी इंक्वायरी करेंगे कि ये गोशवारे किस तरह लीक हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कार्रवाइयाँ एक के बाद दीगरे जो कार्रवाइयाँ हुई हैं ये क्या एक दूसरे का रिएक्शन है? देखिए बात यह है कि जिस तरह तोशा खाना की जो घड़ी है, जिस तरह इमरान खान ने ये बेची है, हाँ वो पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी भी नहीं हुआ जो इमरान खान ने काम किया है। सर वो तो एक मेडल भी लेके आ गए हैं जो कि मेडल 3,000 रुपए में एक बंदे ने खरीदा और बाद में पीसीबी को उसने दिया है। पता चला वो भी इमरान खान साहब को इंडियन क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने गिफ्ट किया था और वो मेडल जो है वो वापस दिया गया है पीसीबी को। 3,000 रुपए में उस बंदे ने खरीदा था। और सर ये तो बंदे की अपनी मिल्कियत है, वो 3,000 रुपए में बेचे। जी सर। जी जो हमारे हुक्मरान है जी, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, हाँ उन्होंने जो भी मतलब इसके ऊपर कोई इल्जाम लगाया ना, वो इल्जाम नहीं है, वो हकीकत भी उन्होंने सबूत के साथ ये बात बताई है कि इसने ये काम किया और वो साबित भी हुआ है। तो जो ये इल्जाम लाते हैं ना, देखें वो तस्लीम क्या शाह सर वो तस्लीम हैदर शाह जो हैं वो आज उन्होंने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और वो कह रहे हैं कि जी बड़ी मुझे धमकियां दी जा रही हूँ। कह रहे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, लंदन में बैठ के इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब का छुट्टियां गुजारने के लिए लंदन से चले जाना, इतने अरसे के बाद पहला सफर करना, ये भी तो सर बहुत बड़े जो है ना सवालात। नहीं वो तो 6 महीने के बाद जो उनका मुल्क का जो कानून होता है लंदन का, हाँ वो जाएंगे 2-4-10 दिन के बाद जाएंगे, फिर 6 महीने वापस आ जाएंगे। सर ये कंफर्म है ना कि लंदन वापस आ जाएंगे? आ जाएंगे। अच्छा आ जाएंगे और वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह जरूर आएंगे। हाँ वो तो तस्लीम हैदर साहब भी कह रहे थे कि मेरे साथ जो है ना वो एक ही प्लेन में जाने की बात कर ली गई थी कि नवाज शरीफ और तस्लीम हैदर ये तमाम लोग एक ही जहाज में पाकिस्तान आएंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह दुनिया नवाज शरीफ आएंगे और सियासत का रुख बदल जाएगा। ये जो कहते हैं ना कि इमरान खान की बड़ी पब्लिसिटी है, अवाम बड़ी उसको पसंद करती है, पसंद इसलिए करती थी उसने झूठा बयानिया अमेरिका वाला बहुत अवाम को धोखा दिया। वो आपने देख लिया, आप लोगों ने भी देख लिया, अवाम ने भी देख लिया। उसके बाद जो तोशा खाना की चोरी है वो भी अवाम को पता चल गया। तो इसकी जो जितने भी झूठ थे ना जिसकी वजह से ये पॉपुलर हुआ था वो सब अवाम को आस्ता आस्ता में पता चलना शुरू हो गया। ये सादिक अमीन जो साहब का जस्टिस चीफ जस्टिस में जिसको कहते हैं ये साहब सादिक और अमीन है, तो आपको ये पता आस्ता से चलना शुरू हो गया कि किस तरह ये सादिक और अमीन था। तो जो ये कर रहा है अब जो इसने किया है मतलब के लिए देखे ना 3.5 या 4 साल में जो इसने बातें की थी अवाम से, मुझे बताएं कौन सी पूरी की है? नौकरी की पूरी की है, मकान दिए लोगों को आपके। लेकिन अमीन भट्ट साहब देखें बात यह है कि अपोजिशन भी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और आम लोग जो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं जी हुकूमत को 6 महीने में सिर्फ ये घड़ी चोरी और ये तोशाखाना केस ही मिला था और बाकी करप्शन कोई नहीं पकड़ सकी हुकूमत, ना कोई फराग होगी फला ये वो सारी चीजें चलती रही, एक FIR नहीं कटी है सर।
इतनी बड़ी चीज है तो आप लोग FIR काटें, केसेस चलाएं। मतलब 6-7 महीने हो गए हैं, अब तक आपको सवाए तोशाखाना और घड़ी के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं मिली इमरान खान के खिलाफ करप्शन के हवाले से। लेकिन फार्म फंडिंग केस भी इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है, उसमें उसको सजा भी हुई है। तो बात यह है कि जब मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं किसी के अदारे के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ फैसलाबाद का। मैं डिप्टी में नहीं था, मैं साबका डिप्टी मेयर हूँ फैसलाबाद का। जी जी। और मैं ऐसा डिप्टी मेयर था कि एक वर्कर डिप्टी मेयर था, मैं अवाम में से हूँ। मुझे फैसलाबाद का हर बच्चा जानता है, मुझे फैसलाबाद का हर ताजर जानता है, मुझे फैसलाबाद का हर कुरैशी वो जानता है। मैं एक निचले तबके का लीडर हूँ, अवामी लीडर हूँ, और मेरे कहने पे लोग बाहर भी निकलते हैं। बात यह है कि मैं आपको क्या बताऊं कि जब बंदा वज़ीर बन जाता है, जब सदर बन जाता है, जो भी बड़ा होता मिलता है ना किसी बंदे को, तो उतने बड़े मसाइल होते हैं। सही बात। देखें मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, देखें वो करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। हाँ। तो इसलिए वो उनको पता होगा ना कि उनको कौन कहाँ से प्रेशर आ रहा है। फिर हम जो कहते हैं वो। सर ये आपने बड़ी गहरी बात कर दी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। ये बड़ी गहरी बात है सर, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। तो लेकिन इमरान खान ने भी कहा था कि जो नायब मेरे अंडर में नहीं थी, ये है वो है, तो फिर किसके अंडर है ये? तो आज आर्मी चीफ ने, मैंने सुना उसका आज जो किताब किया उन्होंने शुदा के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ या फौज जो भी हो गई वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। देखिए अगर तो ये बात वाकई इस पे अमल दरामद हो जाता है तो यकीन करें फिर सियासतदानों को भी मतलब सीधा होना चाहिए। सियासतदानों को भी जिस तरह आर्मी मुदाखलत नहीं करेगी, इनको भी ऐसे कोई गलत काम नहीं करने चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, आवाम को नुकसान पहुंचे, ताजरों को नुकसान पहुंचे। सर आप कह रहे हैं अगर ये बात हो गई, इसका मतलब ये कि आज से पहले, इससे पहले सब कुछ होता रहा है, सियासत में मुदाखलत होती रही। मैं मुझसे आपके क्या पूछे, आपको नहीं पता? नहीं सर, मैं वैसे आपसे पूछ रहे हैं। ये इस दफा यकीन करें, इस तरह यकीन करें, जो रेडी वाला भी है ना उनसे पूछ लें, वो भी आपको बताएगा फलां काम फलां दारे ने कर दिया है, फलां काम फलां अदारे ने रोक दिया है, फलां काम अदारे ने करवाया है। तो ये देखिए वो रेडी वाला भी जानता है, सियासतदान तो जानते होंगे। तो इस गवर्नमेंट को किसने निकाला है, इस गवर्नमेंट को कौन लेकर आया है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। ये इदारों का काम नहीं है कि गवर्नमेंट बना दें हटा दें। हाँ तो ये जो हमारी पाक फौज है, तो यानी सर आप कहने का मकसद ये कि तहरीक अदम एतमाद से गवर्नमेंट नहीं निकली है, इसके पीछे और भी अवामिल थे। देखें जो तरीके अदम एतमाद वो तो कानूनी तरीका था, ठीक है। तो जो इमरान खान को लाया गया था वो जिस तरह भी आई थी, हम लोग तो यही कहते थे फलां मखलूक है, वो उसके जरिए ये सिलेक्ट किए गए हैं। तो बात मैं फिर यही कह रहा हूँ, जिस तरह आज चीफ और आर्मी स्टाफ ने ये अपने किताब में कहा है कि अपने फैसला कर लिया है कि फौज कभी भी सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर ऐसा हो गया तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मतलब फैसले हैं ये सियासतदान खुद करें। और सर आपने कहा सियासतदानों को सीधा हो जाना चाहिए, इससे क्या मुराद थी सर आपकी? इससे मुराद ये है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि फलां इमरान खान की फॉरेन फंडिंग केस आ गया, उसके बाद ये घड़ी चोरी का आ गया, उसके बाद फरा गोगी के मसले मसाइल जो आपने देखे हैं कि फलां वज़ीर आला के साथ मिलकर वो पैसा कमा लिया है। तो मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि किसी को भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जो कि किसी अदारे को मुदाखलत करनी पड़े। अदारे को उसको तो मुदाखलत करनी चाहिए जबकि हमारा हुक्मरान कोई भी हो, कोई सलामती के खिलाफ अगर कोई नुकसान बचाए, मुल्क को नुकसान बचाए, अवाम को नुकसान बचाए, तो फिर बिल्कुल मुदाखलत करनी चाहिए। लेकिन हुकूमत को बनाने की, हटाने की, उसके
गिनती पूरी करने की, गिनती ना पूरी करने की, वज़ीर आला बनाने की, ये जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिए। ठीक, इस हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो काम है सियासतदानों के, वज़ीर आज़म के, ये इनको ही अच्छे लगते हैं। जो फौज का काम है सरहदों पे वो उनको महफूज रखें, लेकिन जो हमारी फौज है आवाम बहुत मोहब्बत करती है, मोहब्बत करनी भी चाहिए। लेकिन जिस तरह आप सोशल मीडिया पर देखें, जिस तरह के हमारे इदारे पर फौज पर जिस तरह की बातें हुई हैं, यकीन करें कि हमारे मुल्क की और पाकिस्तान की, अपने अवाम की ये शर्मनाक बात है कि हमारे सिपा सलार की ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाए या हमारी फौज को गंदा किया जाए। देख रहे इमरान खान जब ये ऐसे अल्फाज बोलता था तो इंडिया जश्न मनाता था। तो ये तमाशा ही बनाया हुआ है ना, मतलब इमरान खान ने भी, जो कि नहीं बनना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि सियासतदान कोई भी हो वो मुहिब वतन होना चाहिए, अवाम दोस्त होना चाहिए, क्यों, ताकि जो वज़ीर बनता है वो अवाम के वोटों से और हमारे जो कैंडिडेट होते हैं जिनको हम जिताकर असेंबली में भेजते हैं, उसके बाद वज़ीर मुंतखब होता है, तो जो अवाम का वोटों से बनता है तो उसको अवाम का और मुल्क का ख्याल करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भट्ट साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा मुस्लिम लीग नून और फैसलाबाद के साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से, दूसरी जानिब आज जो खिताब किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, जो कि एक अहम तकरीब मुनक़िद की गई GHQ रावलपिंडी में, जो कि यौम दिफा और शोधा को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से तकरीब थी। उसमें बड़े अहम नुकात हैं जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने खिताब में डिस्कस किए, जिसमें से सबसे अहम जो नुक्ता था वो ये था कि जी फ़ौज ने हतमी तौर पे फरवरी से ही फैसला कर लिया था कि वो किसी सूरत भी सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी और हर तरीके से इस पे कारबंद रहेंगे कि किसी तरह सियासत में मुदाखलत ना हो। दूसरी जानिब जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2018 के इलेक्शंस के हवाले से ये कहा कि कुछ सियासी पार्टियों ने RTS के सिस्टम को बैठ जाने का बहाना बना के जो पार्टी जीती हुई थी उसे सेलेक्टेड का नाम दे दिया, और उसके बाद जब 2022 में इस पार्टी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई जो कि कामयाब हो गई, तो बरसर इख्तदार आने वाली पार्टी को इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दे दिया गया। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह भी कहा कि यानी ये जो रीत है ये ख़त्म होनी चाहिए। सियासी पार्टियों को या लीडरान को इतना हौसला रखना चाहिए कि वो अपनी शिकस्त को भी तस्लीम करें। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि उम्मीद ये की जाती है कि अब जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत नई हुकूमत आएगी उसे सेलेक्टेड या इम्पोर्टेड नहीं बल्कि इलेक्टेड हुकूमत कहा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो बयानिया जो कि इमरान खान ने अपनाया और जिसके तहत बड़ी बातें भी की गई, उसे कई दफ़ा जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी 2 दफ़ा रखा गया, लेकिन उसके हवाले से ये कहा कि एक झूठा बयानिए की वजह से मुल्क में हैजान पैदा हुआ। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि क्या फ़ौज किसी भी किस्म की साजिश की सूरत में हाथ पर हाथ रख के बैठी रहेगी? अगर कोई साजिश होती तो क्या उस पर फ़ौज रिएक्ट ना करती? बहरहाल नाज़रीन, एक अहम खिताब जो कि अलविदाई खिताब भी है और एक अहम तकरीब से खिताब किया गया था जिसमें बड़े अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मेंबर सूबाई असम्बली हैं, एंथनी नवेद। जी एंथनी नवेद साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर क्या कहते हैं, ये जो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने खिताब में कहा है कि फ़ौज ने अब हतमी फैसला कर लिया है फरवरी 2022 से कि किसी सूरत भी अब सियासत का हिस्सा नहीं बनेगी, सियासत में कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना था कि किसी भी हुकूमत को जो इलेक्शन जीती हो, एक RTS के बैठ जाने का बहाना बना के उसे सेलेक्टेड का नाम दे देना या आने वाली हुकूमत को अब इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दे देना, ये गलत रीत है। जो सियासी पार्टियां उनको अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, वो एक इदारे के हेड हैं और पाकिस्तान का एक अहम तरीन इदारा है, उसके सरबराह हैं। और
ये उनका जो नुक्ता नजर है, इसमें तो देखिए कोई दूसरी बात नहीं। जमहूरी हुकूमतों में या जमहूरी सियासी जमातों में ऐसा ही होना चाहिए कि इलेक्शन हो और इलेक्शन की जो भी नताइज हों उसको एक सियासी अमल समझते हुए नताइज को तस्लीम करना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरह से तमाम महज़िब माशरों में होता है और लोग उन नताइज को तस्लीम भी करते हैं और ट्रांजैक्शन का पीरियड भी बहुत खुशअस्लूबी से वो पाया तकमील को पहुंचता है। लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, लोग मुबारकबाद कहते हैं। होना तो ऐसे चाहिए, आइडियल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जाहिर है जहां पर अगर कहीं सिस्टम पे कोई सवाल उठता हो जिसकी वजह से नताइज पे थोड़ा सा अगर कहीं किसी को डाउट होता है, जो माजी में होता भी रहा है, तो उसकी बुनियाद पर तो जाहिर है फिर इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं, फिर उसकी बुनियाद पर ही एतराज़ात भी जन्म लेते हैं और उन्हीं की बुनियाद पर जो है वो कभी कभी सियासी जो है वो मूवमेंट जो है वो उसका सबब भी बनती हैं। लेकिन आइडियली जब तक हम एक शफाफ और एक ऐसे इंडिपेंडेंट इदारे के तहत अगर इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं और सियासी जमातें उसके नताइज को तस्लीम करते हैं, जाहिर है जमहूरियत का पहिया जो है वो उसी तरीके से आगे जो है वो रमादमा चल सकता है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक। अच्छा सर, लेकिन ये जो सिलेक्टेड का जो एक खिताब दिया गया, ये भी तो सर आपकी पार्टी की जानिब से दिया गया। सबसे पहले इसका आगाज करने वाले आपकी पार्टी के चेयरमैन थे जिन्होंने सिलेक्टेड हुकूमत का, कठपुतली वजीर आजम का। देखिए मैंने जैसे आपसे अभी अर्ज किया है कि अगर तो कोई बाइख्तियार अदारा अगर साफ शफाफ इलेक्शन कंडक्ट करता है जिसपे लोगों को शकूक नहीं होते और वो भी शकूक जिसके शवाहिद भी मौजूद हों, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्शन को दूसरी तरफ जो है वो डाइवर्ट करता है। हमने अगर सिलेक्टेड कहा था तो उसकी चीजों को इंडोर्स जिस हुकूमत को सिलेक्टेड कहा था उसके सरबराह ने इस पूरे टन्योर में बारहा उसका इजहार भी किया। कभी उन्होंने कहा कि हम स्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल ताउन के साथ आए हैं। वो ये भी फरमाते रहे कि जी तमाम इदारे हम सब एक पेज पे थे और एक पेज पे भी हैं। फिर उन्होंने ये भी फरमाया जब उनकी बात को उस तरीके से बतौर एक लाडले प्राइम मिनिस्टर के एक्सेप्ट नहीं किया गया तो आपको याद होगा उन्होंने ये भी फरमाया था कि हमने उनकी बात मानकर गलती की। मैं नहीं कह रहा, उनके सरबराह ने कहा था। तो ये तो वो चीजें थी जिसको इन्होंने खुद इंडोर्स किया था कि हाँ हम न्यूट्रल अंपायर की उंगली उठी है तो हम आए हैं। फिर इन्होंने खुद ही कहा कि जी नहीं जी इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए। फिर खुद ही इस पे जो है वो सवाल उठा लिया कि नहीं जी न्यूट्रल तो फलां शख्स होता है, फलां शख्स होता है। हमने तो नहीं कहा। अच्छा सर, अब आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त की आप कहते हैं कि जो इमरान खान की हुकूमत जो यानी ज़र मुबादला के ज़खायर छोड़ के गई, उसके बाद मुल्क जिस बहरान से गुजरा, अब भी ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान शदीद मुआशी बहरान का शिकार है और मुसलसल जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर भी कम होते जा रहे हैं। जो हमारे पास हम अगर दूसरे ममालिक से अपने आप को उसका मुवाजना करते हैं तो पाकिस्तान के पास बांग्लादेश से भी बड़े कम ज़खायर हैं और इनमें भी जो ये ज़खायर हैं ये हुकूमत की नहीं बल्कि प्राइवेट पार्टीज़ की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि हमारे पास डॉलर की सूरत में मौजूद हैं। सर क्या इसका किया जाएगा? हुकूमत कुछ इन चीज़ों को देख रही है? आप भी हुकूमत का, आपकी पार्टी भी हिस्सा है और इस वक्त अब तो आम लोगों में भी एक खलफशार की सूरत पैदा हो गई कि कहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट तो नहीं करने जा रहा। देखिए बात यह है डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा याद दहानी के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि जब इमरान खान को जमहूरी तरीके से इस मुल्क के लोगों को जान छुड़वाई गई थी तो इन साहब ने जाते हुए फरमाया था कि हम ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं जिसका आने वाली हुकूमतों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वो हुकूमतों को असल में खमियाजा तो नहीं भुगतना पड़ता ना, वो तो ठीक है, हुकूमतों के लिए चैलेंज होता है, हुकूमतें जो है वो सख्त जो है वो तनकीद की जद में होती है, वो सारे ठीक है। लेकिन असल जो बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे वो तो इस मुल्क के आम आवाम के लिए बिछा के गए थे ना। अब उन बारूदी सुरंगों से जो धमाके होंगे, जो नुकसानात होंगे, वो उसका तो हम सामना कर रहे हैं
और उसके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो ये गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट्स भी कर रही है। और अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज नहीं है। आपने यकीनन आपको याद होगा कि अभी चंद रोज पहले ही जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो हुकूमत के जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली आवाम को ये बात से बिल्कुल बावर करवाई है, उनके इल्म में लाए हैं, उनको बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान जरूर माशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, लेकिन इस पोजीशन में नहीं है कि हम खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हम ग्रे लिस्ट से भी निकल गए हैं। कॉमनवेल्थ में भी हमें बहुत सारी जो माशी पाबंदियां थी या जो हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे, उससे भी हमें जो है वो वेव ऑफ किया है। तो अभी सिचुएशन जो है वो उस तरीके से इतनी डेंजरस नहीं है जिसका पीटीआई या उसके अलायंस या उनके जो एक प्रोपेगेंडा टीम है जिसका सहारा वो एक ओपिनियन बिल्डिंग की कोशिश कर रही है, लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। ये जरूर है, मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि फाइनेंशियल चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन डिफॉल्ट की पोजीशन पर नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त अहम कुछ मुलाकातें उनकी हुई हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई है और चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात की इत्तलात हैं। क्या समझते हैं सर, ये कोई अहम तैनाती के हवाले से मुलाकातें हैं या हुकूमत को अपना लाएमल तय करना है, क्या इस हवाले से? क्योंकि जरदारी साहब जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो बड़े बड़े जो ऐसे मसाइल होते हैं जो हुकूमतें उसका शिकार होती हैं, उसको डायलॉग के जरिए बड़े अच्छी तरह हैंडल करना जानते हैं। सर देखिए डॉक्टर साहब, अर्ज ये है कि जाहिर है वो इस वक्त मुल्क के एक ऐसे सियासी रहनुमा का उनका किरदार है या इस वक्त उनकी पोजीशन है कि सियासी जमातें, सियासी कायदीन और बहुत सारे इदारे जो हैं उनकी इस खुदादा सलाहियत से इस्तिफादा हासिल करते हैं, उनसे मुशावरत करते हैं। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि वो मुख्तलिफ जो सियासी कुव्वतें हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर है जो तवानाइयाँ वो अगर इस्लामाबाद में लगा रहे हैं वो मुल्क के मफाद के लिए हैं, वो पाकिस्तान के मफाद के लिए हैं। तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड करके इस मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन को, इस मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशन को और एक जो अनारकी की, मैं नहीं समझता, लेकिन जो एक तस्वीर पेश की जा रही है, ये हो सकता है उसी असना में होगी। और अगर है तो इसके अलावा और कोई सबब नहीं हो सकता मुलाकातों का। और अगर वो मिल भी रहे हैं तो इसमें भी कोई ऐसी मतलब कोई शॉकिंग वो चीज तो नहीं है ना। पॉलिटिशियन आपस में मिलते हैं और ये मुलाकातें होनी चाहिए, इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, मुशावरत इससे भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो चीज मुशावरत से अगर किसी भी बात का फैसला होता है या बहुत सारी सियासी जमातें अगर आपस में इख्तलाफ भी रखती हैं और अगर वो टेबल पे आकर बात करती हैं तो इससे खुशाइन बात और क्या हो सकती है। ठीक। अच्छा सर, मुझे ये भी बता दीजिए कि अब थोड़ी सी हम कुछ सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला उसके हवाले से भी आपसे बात करना चाहेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी और इलेक्शन को मजीद जो है वो मौखर कराने की बात की गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब 15 जनवरी की डेट दे दी है। क्या सिंध हुकूमत तैयार है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM इस बात से मुत्तफिक हैं कि 15 जनवरी को इलेक्शन हो जाएं, या अब भी जो है वो मुश्किलात का सामना होगा इलेक्शंस के इनेकाद में? डॉक्टर साहब, दो चीजें हैं, ठीक है ना। एक तरफ सिंध हुकूमत है और एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सिंध हुकूमत जो भी फैसला करेगी या जो भी प्रपोजल देगी वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, करंट सिचुएशन को देखते हुए वो अपनी सजेशन देगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए जब इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसका नुकसान हुआ है। देखें, सिर्फ 2 डिवीजन सिंध में रहते हैं, कराची और हैदराबाद। बाकी तमाम डिवीजन में इलेक्शन हो चुके हैं, नताइज सबके सामने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लीन स्वीप करके जीत चुकी है इलेक्शन। हैदराबाद में भी 50% जो है वो बिला मुकाबला जो है हम जीत चुके हुए हैं। सर आपसे मेरा व्यू तो सुनने, जी, मेरी बात तो सुनने। सर मैं समझ रहा हूँ, आपके नुकसान हो रहा है और उससे पार्टी को नुकसान होगा, इसलिए कि पार्टी जीत जाती, यहाँ से भी जीत जाती। लेकिन सर जो मौक़िफ़ पेश किया गया, चाहे अदालत हो या इलेक्शन कमीशन हो, अगर मुर्तज़ा वाब साहब एक मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं हुकूमत सिंध के तर्जुमान की हैसियत से, सर हैं तो वो आपकी पार्टी का हिस्सा,
चाहे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब मैंने वो भी आपकी पार्टी से ही लाइन, मतलब पार्टी चीफ से ही लाइन लेके चलते हैं ना सर। मैंने अर्ज की आपसे तो ये कि तो हुकूमत का मौकफ जो होता है वो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अपना जो सिचुएशंस होती हैं, या दूसरे लफ्जों में ये कह लीजिए कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक जो उन्होंने वहां पर बात को रखा था कि जी हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि हम कराची के तमाम अजला में इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए पुलिस फोर्स को मुहैया कर सके, तो उसका एक रीजन था कि सिंध के बहुत सारे अजला जो है वो सैलाब की नजर हैं, वहां पर पुलिस डिप्लूट है, इतनी वाफर मिकदार में या सफिशिएंट जो है वो नंबर नहीं है पुलिस का कि हम वो इलेक्शन कंडक्ट कर सके। ये हुकूमत का मौकफ है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आपके कहने का मकसद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो इनकार कर देती है कि नहीं इलेक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिवली उनकी जो चैलेंजेस हैं वो ही मतलब बताए जाते हैं ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली चैलेंज है। अच्छा, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी मंशा ये है कि जल्द अज जल्द सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है उसका इनेकाद हो जाए। जाहिर है, हम तो मैंने जैसे अर्ज किया आपसे कि हम तो 2 डिवीजन के अलावा जीत के बैठे हुए हैं, और ये जो हैदराबाद डिवीजन है वो भी अनअपोज, हमारे बहुत सारे चेयरमैन काउंसिलर जो हैं वो जीत चुके हुए हैं, जिनको जो नोटिफाई भी हो चुके हुए हैं। अच्छा सर, तो आपकी पार्टी हो या सिंध में इलेक्शन ना होने की सूरत में, ठीक सर, मेरी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से भी बातचीत हुई, और आपकी पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो पाकिस्तान है वो एक पेज पे नज़र आती है, या बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो बल्दियाती कवानीन में तरामीम का मसला हो या डीलिमिटेशंस हो। अब आपकी इत्तेहादी जमात भी है सर वफाक में, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। सर आपको इस वक्त 2 पार्टियों से कराची और हैदराबाद में थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो थोड़ी सी मिलेगी वो जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसको काउंटर करने के लिए क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ज्वाइंट स्ट्रेटेजी बनाएंगे या एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, ये चीज तो मैं नहीं समझता कि इस तरह होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इंफरादी हैसियत में हमने कराची की खिदमत की है, हमने कराची में बहुत सारे तरक्याती काम किया है, बहुत सारे लोग जो कराची के हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो सोशल सेक्टर से हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, उसने इस बात को जान लिया है कि सिंध की वाहिद जो एक खैर खा जमात, एक सिंध का दर्द रखने वाली, और सिंध में जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, चाहे वो शहरी आबादी हो, देही आबादी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से खिदमत की है, लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ना सिर्फ उन्होंने रुजू किया है बल्कि जोक दर जोक आ रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अभी जरूरत है कि आप यूनियन काउंसिल की सतह पर या वार्ड की सतह पर किसी के साथ अलायंस में जाएं। हाँ, आगे चलकर अगर कुछ ऐसी सूरत बनती है तो सियासी इल्हाक होते रहते हैं, इत्तेहाद बनते रहते हैं, इसमें तो कोई ऐसी मतलब ये कोई अनोखी बात तो नहीं होगी। अच्छा सर, ये जो बल्दियाती कवानीन में तरामीम हैं, ये बड़े अरसे से सर ये बातें चलती रही, बड़े धरने हो गए, चीज़ें हो गई, इल्हाक हो गया, मुआहदे हो गए, सब कुछ चीज़ें चलती रही, सेलेक्ट कमेटी बन गई, लेकिन अमल दरामद होता नहीं नजर आता सर इस पे कि क्या वजह है? क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपकी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्या वजह है? देखें, सियासत में नहीं, जिंदगी के हर स्टेज में जो है, जब तक आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, और हमने हमेशा जो है वो दूसरों की राय का ना सिर्फ एहतराम किया है, अगर अच्छी को बात होती है तो हम मिलकर भी उसके साथ काम करते नहीं है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर शहर की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए अगर किसी दूसरी सियासी जमात के पास कोई अच्छा प्रपोजल है तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। एक अच्छा काम है या अच्छी बात है, वो किसी भी तरफ से आ सकती है। ठीक है, यानी आप अगर उसको जो आपस में जो मुसव्वदे का तबादला हो रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसपे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मानने के लिए तैयार नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप की पार्टी जो है सिंध हुकूमत के इख्तियारात नहीं देना चाहती, फिर कैसे मसले का हल निकलेगा? देखिए, चीज़ें जो हैं वो अंडर डिस्कशन है और बहुत जल्द आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। ठीक है सर, आप समझते हैं डीलिमिटेशन जो है वो इंतखाबात से पहले हल्का बंदियों को दुरुस्त होना चाहिए, यूसीस को की जो तादाद है या उसमें जो नफूस की तादाद है वो एक जैसी होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक जगह ज़िला बस्ती में 1-1 लाख की यूसी हो और दूसरी जगहों पे 30-30 हज़ार और 20-20 हज़ार की यूसी हो?
लेकिन जो डीलिमिटेशन के कवानीन मौजूद हैं, अगर उसके मुताबिक जो मिनिमम नंबर है या मैक्सिमम नंबर है, अगर विद इन दैट पैरामीटर्स अगर कुछ डीलिमिटेशन है तो उसमें एतराज वाली क्या बात है? ठीक है, यानी उसके कवानीन के अंदर रहते हुए अगर कोई कवानीन के अंदर देखे ना, आपके पास ये हदबंदी होती है कि जी कम से कम इतना होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए। सर, पीएफसी अवार्ड पे कोई बात हुई है क्या शहरों के अवार्ड के हवाले से? मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का ये कहना है कि जी बात हो गई है और ये बहुत जल्द। किस हवाले से दोबारा बताइएगा? पीएफसी अवार्ड जो कि शहरों प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। जी देखिए, प्रोविजनल जो फाइनेंस वो अवार्ड है, कमीशन अवार्ड है, मतलब उस पे तो जाहिर है जब लोकल गवर्नमेंट्स बनेंगी, इससे पहले भी आप देख लीजिए। सर, उसकी शरह तय हो गई है? बस क्योंकि प्रोग्राम वाइंड अप के करीब ही जानना चाहूंगा कि कितने फीसद कराची को मिलेगा, कितना हैदराबाद को, कितना सक्कर को, इस पे कोई बातचीत हो गई है? कोई फॉर्मूला तय पा गया है? देखिए, बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन हुई है। अभी असेंबली का इजलास होने जा रहा है, आपको बहुत सारी चीजें जो है आपको पता चल जाएंगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एंथनी नवेद साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर सूबाई असेंबली एंथनी नवेद हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने खिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।